हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हितेश दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज करंट अफेयर्स सीरीज़ के तीसरे वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक द हिंदू बिजनेस लाइन के एडिटोरियल के ऊपर। उसमें किस कंटेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं इस कंटेक्स्ट में GCCS के बारे में। क्या एडिटोरियल लिखा गया है भाई कि GCCS टीयर 2 शहरों की क्षमता को अनलॉक करेगा। अब इस एडिटोरियल में डीप में जाने से पहले इसको देख लेते हैं कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। मेनली ये जो टॉपिक है आपके इंपॉर्टेंट रहेगा जो जीएस पेपर 3 का है, ये वाले कंसेप्ट के लिए जीएस पेपर 3 जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखें इसकी कौन सी यूनिट के लिए। पहली यूनिट हम देखें तो पहली यूनिट क्या कहती है भाई, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों को जुटाना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ प्लानिंग के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो प्लानिंग वाला सेक्शन है इसके लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट पड़ता है। सेकंड इसकी जो यूनिट बोलती है वो क्या बोलती है, इंक्लूसिव ग्रोथ। अब देखना ये है कि इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे आ पा रही है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है इंक्लूसिव ग्रोथ के संदर्भ में तो आप इसका उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि GCCS जो है आज वर्तमान में टीयर 2 सिटीज़ पर वो लोग फोकस कर रही हैं, जो कि इन ऑल टोटल समावेशी विकास को बढ़ाएगा, जेंडर जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने का प्रयास करेगा। इसकी जो 8th यूनिट है वो क्या कहती है, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हम देखेंगे कि जो हमारी सरकार थोड़ी उदार होती है, यानी जो बिजनेस के संदर्भ में थोड़ा उदारीकरण हम दिखाते हैं कि कुछ पॉलिसीज़ को हम क्या करते हैं, थोड़ा कम वो कर देते हैं, एक तरीके से फ्लेक्सिबल बना देते हैं बिजनेसेस के लिए, जिससे वो अपना नियंत्रण बिजनेस जो है वो अपना संचालन आसानी से कर पाएँ। तो उसका हमारी इकोनॉमी में क्या संदर्भ में क्या मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक उदाहरण आपके पास रहेगा तथ्यों के माध्यम से स्पष्ट करने का कि जो लिबरलाइजेशन है उसका इकोनॉमी में क्या फ़ायदा होता है। पहले देख लेते हैं भाई कि एडिटोरियल लिखा क्यों गया है। ये एडिटोरियल लिखा गया है भाई किस संदर्भ में, ये लिखा गया है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स के संदर्भ में। ये भारत में ग्लोबल कैपेसिटी जो सेंटर्स है, अब इनका रुझान हो रहा है कहाँ पर, टीयर 2 सिटीज़ के बारे में। आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर ये टीयर 2 सिटीज़ क्या होती हैं। तो पहले जान लेते हैं टीयर सिटीज़ क्या होती हैं। टीयर 1 सिटीज़ उन सिटीज़ को कहते हैं जिनकी जनसंख्या 50,000 से 1 लाख के बीच में होती है, वो सिटी का होती है टीयर 1 सिटी। टीयर 2 सिटी कौन सी होती हैं, टीयर 2 सिटी वे सिटी होती हैं जिनकी जनसंख्या 50,000 से 99,999 जो होती हैं वहाँ तक होती है। वो कौन सी सिटीज़ कहलाती हैं, वो टीयर 2 सिटीज़ कहलाती हैं। टीयर 3 सिटीज़ कौन सी होती हैं, टीयर 3 सिटीज़ वो सिटीज़ होती हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से 49,999 उधर तक होती हैं, तो उसको बोलते हैं टीयर 3 सिटीज़। टीयर 4 सिटीज़ कौन सी होती हैं, इससे नीचे, यानी 10,000 से 19,999 तक जो होती है वो टीयर 4 सिटीज़ के अंतर्गत आती है। एक और टीयर होता है टीयर 5 सिटी। ये टीयर 5 सिटी होती हैं 5,000 से लेकर तो 9,999 तक। अब टीयर 6 क्या होगी, इससे नीचे का है ना, इससे नीचे तो कुछ हो नहीं पाएगा, 0 से लेके 4,999 तक। अब ये तो हमने समझा कि टीयर सिटीज़ क्या होती हैं भाई, ये थी पॉपुलेशन के संदर्भ में। ये कैटेगरी जो बनाई जाती है ना, केवल पॉपुलेशन के संदर्भ में नहीं बनाई जाती, कुछ और प्रतिमान भी इसमें देखे जाते हैं। जैसे कई बार इसको इकोनॉमी के पोर्शन में भी देखा जाता है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर इसमें ज़्यादा प्रेवलेंट रहता है। ये जो टीयर सिटीज़ का कॉन्सेप्ट आया है ना, मेनली चाइना से हमको देखने को मिलता है कि उसने अपनी सिटीज़ का जो सेग्रीगेशन है वो सेग्रीगेशन कर रखा है टीयर्स के उदाहरण के स्वरूप। उसमें उसके जो मापदंड होते हैं वो अलग है, लेकिन भारत के संदर्भ में पॉपुलेशन का जो फैक्टर है और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है वो प्रेवलेंट होता है। तो अब इस संदर्भ में क्या बताया गया है इस एडिटोरियल में, इन सब डिटेल में चर्चा की गई है। अब पहले बात कर लेते हैं भाई कि GCC होती क्या है। यहाँ पूरा एडिटोरियल में इसके जो PPT आपको मिल जाएगी, इसमें पूरे संदर्भ में दिया हुआ डिटेल में कि ये GCC होती क्या है। अगर मैं आपको संक्षिप्त में समझाऊँ कि GCC होती क्या है, तो ये समझिए कि मल्टीनेशनल कंपनियां, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं, मतलब वे कंपनियां जो एक राष्ट्र से ज़्यादा राष्ट्रों में अपना व्यापार करती हैं। जैसे मान के चलो अपन यहाँ बैठे हैं इंडिया में बैठे बैठे हम कहाँ कहाँ व्यापार कर लें, हम अमेरिका में भी व्यापार कर लें, यूरोप में भी व्यापार कर लें, अफ्रीका में भी व्यापार कर लें, तो उस कंपनी को बोलेंगे मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या करती हैं, विभिन्न देशों में अपना व्यापार है वो चलाती हैं। अब विभिन्न राज्यों में, विभिन्न राष्ट्रों में अपना व्यापार चलाती हैं, तो वहाँ पर कोई उनकी बॉडी होनी चाहिए ना, जो वहाँ पर रेगुलेशंस करें, जो नए नए नवाचार करें उनके लिए, जो नई नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उनके लिए करें। तो वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो R&D करने के लिए जिस सेंटर को वो बनाती है उनको बोला जाता है GCC या फिर ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स। समझ में आया, यानी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में क्या करती हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियां इन GCCs को बनाती हैं।
अब इन जीसीसीज का बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से एक काम R&D वाला भी होता है। देख लेते हैं कौन कौन से काम होते हैं। एक काम होता है इसका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी। उसमें ये क्या काम करता है, ये काम करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, यानी ये डेवलप करता है सॉफ्टवेयर्स को। सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम है, साथ ही साथ जो IT जो अवसंरचना है उसका प्रबंधन करने का इसका काम होता है। सेकेंडली क्या देखें, बिजनेस प्रोसीजर मैनेजमेंट, यानी कहने का अर्थ ये जो पीछे जो सारे काम होते हैं ना, जैसे पैसों का मैनेजमेंट करना, किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह हो रहे हैं, मानव मैनेजमेंट यानी जो कौन काम पे आ रहा है समय पे, कौन नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखना, कौन कौन को रिक्रूट करना है, किन को नहीं करना है, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो होती हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में। थर्ड होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी हर मल्टीनेशनल कंपनियां किसी ना किसी चीज़ से चल रही होंगी, किसी ना किसी काम करती होंगी, कोई पर्टिकुलर व्यापार में होंगी, उस पर्टिकुलर चीज़ में रिसर्च करना कि इसमें नई चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, और उस रिसर्च के बेस में डेवलपमेंट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये भी काम जीसीसी करती हैं। थर्ड फोर्थ पॉइंट देखें तो एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस, एनालिटिक्स और डाटा साइंस पर भी क्या है, जो ये जो जीसीसीज हैं वो काम करती हैं। अब नेक्स्ट देखें साइबर सिक्योरिटी, एक आज के जो सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है हर कंपनी के लिए, चाहे वो नेशनल कंपनी हो चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो क्या है, वो है साइबर सिक्योरिटी को संभालना, साइबर सिक्योरिटी का मैनेजमेंट, वो भी एक क्या है जीसीसी वो करती है। हमने ये देख लिया इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं जीसीसीज के, वो होती क्या है ये भी देख लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीसीसीज जो होती हैं उनकी ज़रूरत क्या होती है मल्टीनेशनल कंपनियों को। ये पूरा लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। जीसीसीज को ज़रूरत होती है, मतलब एमसी जो होती है मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो जीसीसीज को बनाती हैं स्वयं के फ़ायदे के लिए। स्वयं के फ़ायदे किस प्रकार के लिए, मल्टीनेशनल कंपनियां एक तो क्या है इतनी दूर दूर रहती हैं, उनके जो मालिक होते हैं वो हर जगह तो जाके देख नहीं सकते, तो एक केंद्रीकरण करने के लिए, एक सेंट्रलाइजेशन करने के लिए जीसीसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी एक केंद्रीकृत रूप से अगर आप किसी दूर दराज पड़े किसी अपने सेंटर को भी चलाना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट रेगुलेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सेंटर से, जिसके माध्यम से जो इंडस्ट्री का मालिक होगा जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उससे जीसीसी जो है वो अपना काम करेगी। साथ ही साथ जो लोकल इन्वायरमेंट, मतलब जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं, लोकल संसाधन जो होते हैं, स्थानीय संसाधन, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाता है जीसीसी। किस प्रकार से, जो पास वाले जो संसाधन होते हैं उनको अच्छे से कौन समझ पाएगा, जो यथा स्थिति है वहाँ पर उपस्थित होगा वही समझ पाएगा। तो मल्टीनेशनल कंपनियां अपना यथा स्थिति पर एक सेंटर बिठाती हैं जीसीसी, जिससे उनको ये भी फ़ायदा देखने को मिलता है। साथ ही साथ बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे इसमें लिखे भी हुए हैं, इस तरीके से लिखे हुए हैं कि प्रतिभा का लाभ उठाना, जो लोकल स्थानीय टैलेंट है उसका लाभ उठाना, लागत को बचाना है, जो उसकी कॉस्ट होती है कॉस्ट को भी ये बचा लेते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, सेवा की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, दक्षता एफिशिएंसी चीज़ों में लेके आना, इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या है एमएनसीज जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हैं उनकी स्थापना करती हैं। अब ये भारत में इन्होंने ऐसा क्या देखा, जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स बहुत ज़्यादा भारत में बढ़ रहे हैं, भारत में जो इनको देखा जा रहा है कि जो बढ़ रहा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे यहाँ का रिसोर्स, हमारे यहाँ की जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यानी उत्पादन के कारक होते हैं। यानी किसी भी चीज़ को हमको उत्पादित करना है, चाहे वो सर्विस हुई चाहे वो गुड्स हुए, गुड्स या सर्विसेज के उत्पादन में हमको क्या लगता है, रॉ मटेरियल लगेगा, कच्चा माल लगेगा, जब जाके तो आप उसको बना पाओगे। कच्चा माल नहीं है, अगर कोई सर्विस बना रहे हो तो भी क्या चाहिए आपको उसके लिए चाहिए लैंड यानी जगह जिसमें वो सर्विस का उत्पादन कर पाए। तो रॉ मटेरियल या फिर लैंड, उसकी जगह लेबर, उसके साथ ही साथ लेबर, और साथ ही साथ अपन देखें 2 मिनट, एक तो हो गया हमारा लैंड, दूसरा हो गया लेबर, तीसरा हो गया कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी। अब कैपिटल पूंजी तो मल्टीनेशनल कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा होती है पहले से, है ना। और फोर्थ होता है एंटरप्राइज, वो भी उनका पास रहता है। जो शुरुआत की 2 चीज़ें हैं ना वो इंपॉर्टेंट रहती हैं, जो हर मल्टीनेशनल कंपनी देखती है जीसीसी को लगाने के लिए। यहाँ पर जो लैंड है भारत में जो है उस दूसरे देशों की तुलना में सस्ता मिल जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज को। सेकेंडली यहाँ का जो लेबर है, लेबर का मतलब आप यही मत समझिएगा कि जो अनस्किल्ड लेबर होता है वो इसी में आता है। कोई भी लेबर जो होता है श्रमिक होता है वो हर क्षेत्र में हो सकता है, चाहे वो स्किल्ड क्यों ना हुआ। भारत में पाए जाने मतलब जो भारत के स्किल्ड लोग हैं यानी जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, मेन यही कारण है कि वो जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं वो जीसीसी हमारे भारत में स्थापित कर रही हैं। यही महत्व है कि वो भारत में इतना क्यों रुझान देखने को मिल रही है। यदि हम इसको नीचे से पढ़ें तो क्या देखने को मिलेगा, इसमें नीचे लिखा हुआ है कुछ हाल के वर्षों में भारत अपने कुशल पेशेवरों के बड़े पुल, लागत प्रभावी परिचालन, वातावरण और सहायक सरकारी नीतियों के कारण जीसीसी के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गए हैं।
हमारे यहाँ के जो टायर 2 सिटीज़ हैं उनमें कौन कौन से आते हैं भाई, उसमें आते हैं बेंगलोर, हैदराबाद, ये सारी जो सिटीज़ हैं अब उसमें जा रही है। आप अगर शुरुआत में समझें, आपने ये तो समझा कि भारत के लिए क्यों, भारत को क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं मल्टीनेशनल कंपनियाँ जीसीसी लगाने के लिए। अभी तक जो जीसीसीज हमारे यहाँ लगी हुई थी वो थी टीयर 1 सिटीज़ में। टीयर 1 सिटीज़ यानी वे सिटीज़ जो इकोनॉमिकली सोशली थोड़ी सी अपलिफ्ट है, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो 50,000 से 1 लाख के बीच में है, उनको हम क्या कहते हैं, टीयर 1 सिटी बोलते हैं। अभी तक ये केवल इन बड़ी बड़ी सिटीज़ में स्थापित थी। अब ये जा रही हैं टीयर 2 सिटीज़ में। ये टीयर 2 सिटीज़ में क्यों जा रही होंगी भाई, अब ये बड़े अच्छे डेवलप्ड जगह से अनडेवलप्ड जगह पर क्यों जाएंगी अपना नुकसान कराने। नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा जब ये जा रही होंगी। इनका फ़ायदा छुपा हुआ है यहाँ पे लो कंपटीशन के कारण। लो कंपटीशन के कारण टीयर 1 सिटीज़ में क्या हुआ है, एक मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होती, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। अब टीयर 1 सिटीज़ में क्या हुआ है, कंपटीशन बढ़ गया है। टीयर 2 सिटीज़ में वो कंपटीशन ना के बराबर है। तो उस स्थिति में इस ना के बराबर कंपटीशन का फ़ायदा उठाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियां अब जो हैं वो टीयर 2 सिटीज़ में जा रही हैं। ठीक है, अब ये इनका कारण है। साथ ही साथ जो टीयर 2 सिटीज़ है उसमें जो लैंड है, यानी जो जगह है, भूमि है, वो भी सस्ती मिलेगी। लेबर जो है वो भी वहाँ पे भरपूर मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि टीयर 2 सिटीज़ में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट सोशो इकोनॉमिक कम हुआ होता है, तो लेबर भी आपको देखने को मिल जाएगा, लैंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट कर रही हैं। इसके सिवा अगर अपन बोलें कि कोई इन्वेस्टमेंट यानी बोल सकते हैं निवेश, निवेश को मतलब आकर्षित करने वाले फैक्टर्स होते हैं, उसमें पहला होता है भाई लैंड, यानी जगह, भूमि होनी चाहिए। मतलब आप मेनली कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो वो हमारा बुनियादी ढांचा होता है वो होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों ही भारत में बहुत ज़्यादा है। जैसे फिजिकल में आप देखें कि हमारे यहाँ रोड, ट्रेन यानी परिवहन वाली जो चीज़ें होती हैं वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। मानव इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लोग हैं वो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तीसरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है डेटा कनेक्टिविटी, टावर्स की सुविधा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत होती हैं। ये तीनों चीज़ें किसको मिल रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों को भारत में मिल रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही साथ वो देखता है मार्केट, क्या जहाँ पे हम जीसीसीज लगा रहे हैं वहाँ पे मार्केट है कि नहीं। तो मार्केट भी भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है, कारण भारत की जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में, तो मार्केट भी सबसे बड़ा पूरे विश्व के लिए क्या बनता है, मार्केट भारत ही मिल के आता है। मार्केट के बाद वो देखते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, यानी जो पीपीपी होता है, क्या उस जगह के रहने वाले लोगों पे परचेसिंग पावर है कि नहीं, यानी क्रय शक्ति है कि नहीं उनके पास। तो ये भी हमारे यहाँ के लोगों के पास है। मिडिल क्लास जो एरिया मेनली जो टीयर 2 सिटीज़ में रहते हैं उनके पास जो परचेसिंग पावर है वो है। तो ये मेन जो चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो देखते हैं कि गवर्नमेंट उनका सहयोग कर रही है कि नहीं, या गवर्नमेंट उनका सहायता कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऑफलाइन क्लासेस में भी हमने पढ़ा था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में। यानी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सरकारें निवेश को बढ़ाने के लिए, दूसरी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसे क्षेत्रों का निर्धारण करती है जहाँ पर वे बहुत सारी मतलब जो टैरिफ होता है उसमें छूट दे देती है, कहीं टैक्सेस होते हैं उसमें छूट दे देती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए सरकार स्वयं पहुँच जाती है उन कंपनीज़ के पास। उस एरिया को बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये सब भी हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। तो यानी एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है जीसीसीज को भारत में स्थापित होने का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक डेटा आया है कि भारत के बारे में कि जीसीसी जो है भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। यदि हम यहाँ पे डेटा के अनुसार देखें तो एक फिर्म है, एक प्राइवेट फिर्म है जिसका नाम है गोल्डमैन सैक्स। इस फिर्म ने एक बताया है कि पिछले 13 वर्षों में भारत में 11% से अधिक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखा गया है। यानी भारत में जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है किन चीज़ का, जीसीसीज का, वो 11% देखा गया है। और वित्तीय वर्ष 2023 में देखा गया है कि टोटल जो रेवेन्यू था उसमें 46 बिलियन मतलब 46 बिलियन तक ये पहुंच गया था। इसका कारण क्या है, जीसीसीज भारत में। यानी यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि जीसीसीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। साथ ही साथ जो पहले 700 ये थी जीसीसीज की टोटल संख्या कितनी थी, 700, वो वर्ष 2023 में बढ़कर कितनी हो गई है, वो वर्ष 2023 में बढ़कर हो गई है 1580। कितनी हो गई है, 1580 बढ़कर हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें काम करने वाले जो लोग, यानी हम बात कर रहे हैं अब रोजगार की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है रोजगार की दृष्टि से, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है कितने लोगों को, 1.7 मिलियन कर्मचारी इसमें, 1.7 मिलियन। ठीक है, तो इतने कर्मचारी यहाँ पर है। 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, 1.7 क्या कहना चाह रहे हैं, 17 लाख लोग जो है ना इसमें एम्प्लॉयड है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसका आर्थिक योगदान किस तरीके से। जीसीसी टीयर 2 शहरों में रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए तैनात है, विशेष रूप से महिलाओं को लाभ पहुंचा रहे हैं
और भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यानी अब याद करो अपनी यूनिट नंबर 2 जो कि जीएस पेपर 2 की सेकेंड यूनिट थी, वो क्या बोल रही थी? इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। तो ये समावेशी विकास किस प्रकार से कर पाएगा? यहाँ पे महिलाओं को लाभ पहुँचा रही है। तो इसके माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे एरिया है उस एरिया का हर सेक्शन, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, क्योंकि कोई भी अगर प्राइवेट फिर्म, कोई कंपनी अगर किसी जगह पर अपना उद्योग खोलती है तो उसको केवल स्किल्ड लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, स्किल्ड के साथ साथ अनस्किल्ड लोगों की भी आवश्यकता होती है। कुशल मतलब जो श्रमिक है उनके साथ साथ जो गैर कुशल श्रमिक है उनकी भी आवश्यकता होती है। तो ये इंक्लूसिविटी वहाँ पर देखने को हमको मिल सकती है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा है, हालांकि हो सकता है डायरेक्टली ना पूछे जाए, 25 और 26 में तो शायद मे भी पॉसिबल बन जाए, तो उसमें बता सकते हैं आप कि इंपॉर्टेंस क्यों है, जीसीसी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें तो बुनियादी ढांचे का संरचना। अब ये क्या है, देखो जीसीसीज क्या करती हैं, जो लोकल टैलेंट है उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पर क्या करती हैं, प्रयास करती हैं। जीसीसी जब किसी एरिया में खुलेंगी, यानी मान के चलो टियर 2 सिटीज़ में खुलेंगी जहाँ का बुनियादी ढांचा बहुत कमज़ोर है, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो कमज़ोर है, जब वो खुलेंगी तो वो क्या करेंगी, अपने स्वयं के फ़ायदे के लिए वो जो T2 शहर है, यानी जो टियर 2 शहर हैं उनमें भी डेवलपमेंट करेंगी, जिससे बुनियादी ढांचों का जो है समर्थन देखने को मिलेगा, बुनियादी ढांचा जो है उनका निर्माण देखने को मिलेगा। कौशल विकास, जब कौशल विकास के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मान के चलो जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो टियर 2 सिटीज़ में जाती हैं और वहाँ पर उनको अपने अनुसार जो मतलब वो श्रमिक चाहिए वो नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगी, कौशल विकास का काम करेंगी। कौशल विकास केवल ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग देकर ही किया जाए, यदि आप रोजगार भी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है काम करते करते भी, तो कौशल विकास का भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये दो फायदे होंगे कि बुनियादी ढांचे जो है वो डेवलप होंगे, साथ ही साथ कौशल विकास की स्थिति भी टियर 2 क्षेत्रों में स्थापित होगी। यदि हम सर्विस एक्सपोर्ट की दृष्टि से देखें तो वर्ष 2023 में हमारी जो सर्विस एक्सपोर्ट थी वो 26.6% की प्रभावशाली वृद्धि मतलब उसमें देखी गई थी। हमारी जो सर्विस एक्सपोर्ट था उसमें हमने जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करी उसमें आईटी सेक्टर की सर्विसेज, मतलब अधिकतर सर्विसेज जो थी वो आईटी सेक्टर्स की थी। अब हमने देखा है जीसीसी जो है वो आईटी सेक्टर में बहुत काम करती हैं, यानी हम इसमें कह सकते हैं जो जीसीसीज है उसका बहुत बड़ा फैक्टर रहा था हमारे सर्विस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ देखें हमारी सार्वजनिक अवसंरचना में सुधार, यदि कोई एमएनसी जीसीसी खोलती है अपनी सहूलियत के लिए वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक के लिए भी काम आएगा, यानी जो सार्वजनिक इस्तेमाल में भी वो काम आएगा, तो सार्वजनिक अवसंरचना में भी सुधार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरकारी पहल क्या है। अब हमारे यहाँ क्या है, जो जीसीसीज हैं वो टियर 2 क्षेत्रों में बढ़ रही हैं। अब सरकार भी इन टियर 2 क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए कुछ कर रही होंगी। अब इनको प्रोत्साहन करने के लिए हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो देखने को मिल रहा है, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से सरकार क्या है इनको प्रदान कर रही है कि आप इस क्षेत्र में आके अपनी एमएनसी मतलब जो लगाइए, और इसमें आप अगर लगाएंगे तो आपकी जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स, जैसे आपको कोई रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, पास ही में रॉ मटेरियल आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको अगर लेबर की ज़रूरत है तो लेबर आपको इंपॉर्टेंटली जो है वो इस जोन के आसपास मिल जाएगा। अगर आपको कैपिटल की आवश्यकता है तो वो भी आप, कैपिटल तो मुख्यतः जो एमएनसीज होती हैं वो स्वयं का लेके आती है ना, लेकिन वो सब जो क्षेत्र होते हैं जिसमें व्यापार के लिए बहुत सहूलियत सरकार प्रोवाइड करवाती है उसे कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सरकार भी हमारी क्या है इसके प्रति प्रतिबद्ध है कि जो टियर 2 क्षेत्र में जो जीसीसीज हैं उनका जो रुझान है उसको और ज़्यादा तीव्र कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं भाई कि हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी मुख्यतः हम इस टॉपिक में हमने क्या समझा, इंक्लूसिव ग्रोथ को संदर्भ में जो हमारा एडिटोरियल था मुख्यतः इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करता था। हमने ये डिटेल में समझा कि जो एडिटोरियल है वो कहाँ है। अब वापस चलते हैं इसके शुरुआत वाले पोर्शन में, यानी सिलेबस वाले पोर्शन में। क्या अब हम इसको समझ पा रहे हैं कि सिलेबस में किस तरह से लिंक होगा। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी की दृष्टि में पहले हमने बात करी थी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का प्रबंधन। संसाधनों के प्रबंधन में काम आएगा कि नहीं आएगा। संसाधन में मैंने आपको बताया था एक संसाधन होता है ह्यूमन रिसोर्स, एक होता है मानव संसाधन। इस मानव संसाधन को स्किल बनाने का काम करेगा हमारी एमएनसीज। इस मानव संसाधन को निपुण बनाएगा, रोजगार देगी ये जो एमएनसीज द्वारा बनाई गई जो जीसीसीज हैं, यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो हैं वो ये प्रदान करेंगे। इसलिए रिसोर्सेज के लिए प्लानिंग, यानी प्लानिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अब जब ये हमारे टियर 2 क्षेत्रों में काम करेगी,
टियर 2 क्षेत्रों में जब ये काम करेगी तो इन क्षेत्रों में हमारी जो प्लानिंग होगी और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जहाँ पे रोशनी ज़्यादा होती है हम देखते हुए हैं जहाँ ज़्यादा है, तो जब एमएनसी जब ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा पहुँच जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे जो विकास दर है वो भी देखने को बढ़ती दिखाई देगी। नेक्स्ट देखिए भाई, जो नेक्स्ट यूनिट है वो है इंक्लूसिव ग्रोथ। मैंने आपको आगे पढ़ाया था कि इसमें महिलाएं जो हैं उनको लाभ देखने को मिल रहा है, महत्वपूर्ण लाभ महिलाओं को देखने को मिल रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है। ये होगा तो आप बता सकते हैं, अगर कोई इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्वेश्चन बनता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ को बनाने के लिए क्या क्या सुधार करे जा सकते हैं, तो आप बताएंगे जीसीसीज का मतलब प्रमोशन। जीसीसीज को अगर हम प्रमोट करेंगे तो वहाँ पर जिस भी क्षेत्र में जीसीसीज लगेंगी वहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक और डायमेंशन हो सकता है इंक्लूसिव ग्रोथ का, मैंने आपको जेंडर वाला बताया। सेकेंड डायमेंशन इसका क्या हो सकता है भाई, इंक्लूसिव ग्रोथ का हो सकता है सिटीज़ के बेसिस पर। हम बात कर रहे थे टियर 1 सिटी और टियर 2 सिटी के बारे में। टियर 1 सिटी में क्या होता है, यदि टियर 1 सिटी जो है वो तो पहले से डेवलप्ड है, टियर 2 सिटी जो है वो लेस डेवलप्ड है। जब हमारी जो जीसीसीज हैं जब वो जाएंगे टियर 2 सिटीज़ तक तो समावेशी विकास हो पाएगा कि नहीं सुनिश्चित। नेक्स्ट देखें भाई, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन उदारीकरण का ही तो ये फ़ायदा है कि मल्टीनेशनल कंपनी आज भारत में उपस्थित हैं। यदि हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन नहीं आया होता, कब आया था ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कमेंट बॉक्स में बताइए कब आया था हमारे यहाँ एलपीजी, है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हमारे यहाँ कब आया था। इसका फ़ायदा हमें इसलिए देखने को मिला, इसी के माध्यम से तो मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे भारत में इंटर कर पाई और इंटर करने के कारण ही इनका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में पॉजिटिव देखने को मिला। डेटा कहाँ मिलेगा आपको, जो मैंने आपको डेटा बताया था आर्थिक इसके कारकों में, कि हमारी जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो कितना है 26.6% बढ़ गया है। उसमें मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ये जीसीसीज है वो दे रही हैं, क्योंकि हमारा जो आईटी सेक्टर है वो सबसे बड़ा एक सर्विस एक्सपोर्ट का केंद्र बना हुआ है और जीसीसीज इसी को प्रमोट करती हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो सिलेबस का कंटेक्स्ट था वो आपको समझ में आया होगा। इस एडिटोरियल से जितना अपने को लेना था वो अपने ले लिया है। इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, हर चीज़ को डिफाइन करके जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, उसमें जाकर आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज की चर्चा की समाप्ति करते हैं एक थॉट ऑफ द डे के साथ, है ना, परीक्षित भारती सर के एक कथन के साथ। वो कथन क्या बोलता है, परेशानियों से छुटकारा या फिर तरक्की चाहिए तो खुद को मैदान जंग में कूदना ही पड़ेगा। तो इसी मोटिवेशनल जो कोटेशन है परीक्षित सर का, उसी के साथ आज का जो चर्चा है उसको समाप्त करते हैं। यदि आपको इससे संबंध में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बहुत जल्दी मिलेंगे किसी और टॉपिक्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।